एम्प्लॉय ब्रांडिंग की जो एग्जिस्टेंस है वो हायरिंग में ऑफ कोर्स हेल्प करती है, बट डू यू थिंक एज वी हैव स्टार्टेड हायरिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये हायरिंग जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं या जो ट्रेंड बना हुआ है उसमें इसका यूज़ रहेगा? वन टच हायरिंग, इट मीन्स अगर आप बैठे हो और आप मुझसे बातें कर रहे हो कि योगेश अभी बहुत हो गया, आई वॉन्ट अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग, so let's assume somebody say I don't have job for you, or hey they would not respond. Why don't you write back to them and say कि ठीक है, I'm not sure if you have a right job for me or I'm targeting a right job, but I'm a fresher. Why don't you tell me if I should even apply to your company or not? मुझे लगता है शायद हमको ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कि एम्प्लॉयर की उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। वेलकम टू एचआर स्कूप। आज का ये एपिसोड मैं एक ऐसे गेस्ट के साथ करने वाली हूँ जिनको मैं पिछले 3 महीने से एचआर स्कूप पर बुलाने के लिए चेस कर रही हूँ। ही इज़ none other than Mr. Yogesh Sharma, who's having 20 plus years of experience around employer branding and recruitment talent acquisition. I would say ये पूरा एम्प्लॉयर ब्रांडिंग और रिक्रूटमेंट टैलेंट एक्विजिशन की जो हम बात करते हैं, इसका पूरा डिस्कशन, इसका पूरा तड़का आपको इस पूरे पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। एंड मैंने सुना है इनका जो इन एम्प्लॉयर के अराउंड और एम्प्लॉयज़ के अराउंड जो हैंडल करने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी इम्प्रेसिव है, और इनका एक अपना अलग ह्यूमर है, वो आपको इस पूरे पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। लेट मी वेलकम योगेश सर ऑन एचआर स्कूप। हेलो सर। थैंक यू दीपिका। हाय। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन था, मतलब मैंने भी पहली बार सुना। ह्यूमर इज अ ग्रेट एंगल। No, I know that because जितना ज़्यादा टाइम होता जाता है ना, you know, since I'm chasing you last 2 to 3 months, so आप उतना ज़्यादा अपने गेस्ट को जान जाते हो, right? So as I read lot of about you and I heard lot of things about you, so this was something very natural and this was something which is real. Okay, yes. I look forward to it. I hope whatever you said, I would be able to prove. Yeah. Thank you, sir. But मैं since I don't know your journey, I don't know you know how the talent acquisition journey have started. आप कहाँ से इतना सारा experience, 20 साल का journey, I know that's too difficult to summarize, but मैं फिर भी चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, ऑडियंस को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, द वे यू नो शेयर योर इनसाइट्स और इनपुट्स। या सो दीपिका, आई कीप इट शॉर्ट बिकॉज 20 साल हैं, काफ़ी टाइम निकल चुका है, बट या स्टार्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आई वॉज अ टेकी, आई डिड माई मास्टर्स इन कंप्यूटर्स, उसके बाद मैं गुड़गांव गया, आई वॉज वर्किंग फॉर IBM सून आफ्टर माई MCA मैंने इंदौर से ही किया, आप भी इंदौर से हैं, सो वो शहर है जहाँ काफ़ी रहा हूँ मैं, करीब आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग टू ब्रिंग इन अ क्विक यू नो स्टोरी है लाइक विच आई एक्सपीरियंस्ड, कि जब मैं वहाँ काम करता था IBM में, तो मेरा जो ऑफिस था इट वाज ऑन 6th फ्लोर, सो दिस वाज इन गुड़गांव, एंड यूजली फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे रिक्रूटमेंट फ्लोर था। सो मैं जब नीचे आता था और हम देखते थे कि लुक वी वर टेकीज लाइक जीन्स टी शर्ट्स एंड वी आर जस्ट मूविंग अराउंड विद रियली शैबी क्लोथ्स, बट आप जब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे आते थे एंड देन यू सी रियली गुड लुकिंग पीपल एंड देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स लाइनिंग अप, और वो उनका CV देख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और हमने भी उसी तरीके से वहाँ पे एंट्री ली थी, और उनको देख के बड़ा फैसिनेटेड फील होता था कि ये क्या है। एंड सिंस आई वाज अ रीसेंट pass out, so I had a lot of connects with my batchmates and other colleges, so as soon as I got to know there are so many openings and you can make more money when by referring internally, so I started referring people, and I figured out that I made more money out of referral what I was getting in my salary, and my salary was 17,500 at that time in 2003, and I really loved it. So then I made friends in recruitment. So I had few recruiters who were my friends. When I spoke to them, after some time I got to know that they are only giving us
25 to 35,000 as a referral. Okay. But vendors who are sending similar kind of profile, they are getting 1 lakh, 2 lakh, 1.5 lakh kind of money per candidate. And that was like I was just 22 at that time, and this kind of money was big money, you know, and I was really, and I felt like, you know, this is what I really want to do. And then what I did is I left the company. I thought that this is where I should go. I came to Indore, and IBM became my first client, and then there was another company, iFlex, which is now Oracle. They become my another client because they came to Indore for a walk-in, and I got 8 selects in a go, and all were my friends. So I didn't really have to do search and find people. I just got selects, and I got my money, which I could have earned in 2 years if I would have been in a job. Wow. So I'm sorry, you know, I'm bringing in a money angle here, but this is how I started. You know, I left my career as a techie, and I thought it's better to be a recruiter. And then I started in Indore. So it was again a journey where I started my own agency, okay, in 2004. Wow. In Indore, a small a shop, you know, where you have just 2 people working on a table from a store of my friend. It was like this. But I think 2004 was a good year. 2004, 5, 6, 7, 8. I think those were few of the best years in recruitment. Naukri was very new at that time, and and there were 3 people in 2004. 2006 we were 85 people, and this is how we have grown, you know, in terms of recruitment. We did it till 2009, and then, you know, that later I, you know, got married, and you know, and then my wife started something. I joined her in her startup. We together we did it till 2014. You know, sold it off. Then we thought that, you know, it's high time, you know, we need to learn more. Fine, we know how to do recruitment, campus recruitment, everything. We did everything, different industry. Oh. So I thought that I should get into a job to learn more. Then I moved into the jobs, and this is a journey from the last 7 or 8 years in different roles. So today with eClerx, managing talent acquisition for their investment banking, and also managing certain other initiatives of eClerx, especially employer branding, talent branding, and also campus recruitment. Wow. As I can see, like what I can relate from your journey is, by heart you are salesperson. Is it true, or I mean? So if you are in recruitment, you know, so since I am into more of a talent branding and marketing, you know, as you see, sales is a outdated word, you know, it's a marketing is a word, right? Of course. So clearly I started with sales, you know, because that's how it began. And I think if you look at that 10 years back or 5 years back, most of the time it is actually being said, okay, if you are in recruitment, you are in sales. Correct. Right. If you don't know how to sell, you don't know how to recruit. Wow. So that was always there. But I always believe that now we are moving from sales to marketing. And this is where we are. The way other sales function have moved to marketing now. Wow. Yeah. Super. So, as you said, employer branding, one side, what I understand, but I would like to understand from your perspective what it is exactly, you know, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एग्जिस्ट कैसे करता है और होता क्या है एग्जैक्टली? देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की मुझको लगता है ज़्यादा ज़रूरत है. आई थिंक द फर्स्ट पर्सन जो मुझे लगता है जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हु इज़ द फादर ऑफ एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, ही इज़ नारायण मूर्ति. बिकॉज वे बैक व्हेन वी वर किड्स, आई थिंक द ओनली कंपनी वी न्यू आईटी में वो इन्फोसिस थी. हमें ये भी नहीं मालूम था इन्फोसिस करती क्या है. जैसे कि अगर मैं हिंदुस्तान लीवर को देखता हूँ तो मुझे मालूम था इनका टूथपेस्ट आता है, इनका साबुन आता है, इनका ये आता है, लेकिन इन्फोसिस क्या करती है आई नेवर न्यू टिल द टाइम आई गॉट इनटू आईटी, राइट. लेकिन उसके बाद भी इंडिया का बच्चा जानता था कि इन्फोसिस क्या कंपनी है. और अगर मैं गलत नहीं हूँ टिल 2014-15 तक अगर आप इन्फोसिस में हो तो आपकी शादी भी बड़े आसानी से हो जाती थी, राइट. और मैं आई नो पीपल कि जब मैं इंटरव्यूज़ करता था एज अ वेंडर फॉर कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस,
और जब आप उनसे पूछते थे कि भैया आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, देन द क्वेश्चन इज कि भाई मैं अगर किसी और कंपनी में जाऊंगा तो मेरी शादी नहीं होगी, या Kind मुझे of a सरकारी नौकरी. सो एंड एक्चुअली दिस इज अ ब्रांड. Okay. जबकि वर्किंग फॉर एनी अदर कंपनी विच इज ऑल्सो इक्वली गुड, राइट, मे बी एमडॉक्स, मे बी कॉग्निजेंट ऑल्सो, दो इट्स अ लार्ज कंपनी, बट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड they would, like, Cognizant can't beat Infosys in those, particularly those days. So वहाँ से ब्रांडिंग जो होती है वो शुरू होती है कि आप किस तरह से अपने खुद को पोजीशन करते हो, और अगर आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे एक कॉर्पोरेट के अंदर, तो जितनी अच्छी ब्रांड होती है आप उतना अच्छा टैलेंट को अट्रैक्ट करते हो. उसका एक दूसरा एंगल भी है, पर्टिकुलरली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जब आप बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में हायर करते हो, you can hire talent at much lesser cost. Correct. Let's say I was working for Thomas Cook, right? So Thomas Cook travel company, 100-year-old company, very strong brand, right? कई सारे बिजनेस में, और हम जिस कॉस्ट पे टैलेंट को हायर करते थे, या वो हमारे यहाँ रिटेन होता था, या रिटेंशन रेट जो थी, इट वाज वेरी हाई. Okay. So every next guy working in Thomas Cook is 15-year-old. Oh. And it's true even for Infosys today, You will see people with 20 or 25-year-old working in Infosys. So that retention part stay because of the brand, because people start associating themselves with the brand. अब उनकी पहचान बन जाती है कि भाई आप कहाँ काम करते हो, मैं थॉमस कुक में काम करता हूँ. अब वो जाके नहीं बोलना चाहते कि मैं किसी स्मार्ट कंपनी में काम करता हूँ, बिकॉज nobody will recognize who they are. True. So brand plays a very important role in people personal life. True. So brand has a lot of value, और एक एम्प्लॉयर ब्रांड जो है वो मुझे लगता है किसी भी एम्प्लॉयर के लिए बड़ी ज़रूरी होती है. एंड यूजुअली हम इसको इस तरह से देखते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि एक इन्फोसिस जैसी कंपनी ही अपना ब्रांड बना सकती है, पर हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे, जब हम छोटे शहरों में रहते थे तो वहाँ पे स्टोरीज होती हैं. आप इंदौर से हैं, इंदौर में एक स्टोर है पाकिज़ा. सो पाकिज़ा के बारे में स्टोरीज़ हैं कि किस तरह से रिटेल में वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, किस तरह से उनका जो ओनर है उनकी हेल्प करता है. Right. ये इंदौर में हर आदमी जानता है कि वो स्टोर का वो आदमी किस तरह से उनकी शादियां करवाता है, Right. उनके बच्चों का ख्याल रखता है, और किस तरह से वो सोशल सर्कल में भी किस लोगों की मदद करता है. और आप खुद भी वहाँ जाओगी, यू विल फील दैट कल्चर. Wow. वो आपको बाहर नहीं आने देगा बिना किसी सामान लिए. आप कहेंगे पैसे नहीं है तो वो आपको गिफ्ट कर देगा. सो वो जो एक उसने एक कल्चर बिल्ड किया है और ब्रांड बिल्ड किया है, तो आज उसे अपने यहाँ हायर करने के लिए या कस्टमर को रिटेंशन के लिए उसको दिक्कत नहीं होती, Okay. बिकॉज उसकी ब्रांड है वहाँ पे. सो मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयर ब्रांड है, अगर आप उसको एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, तो दी स्मॉल स्टोरीज, सो मे बी फ्रॉम पाकिज़ा टू रिलायंस. Okay. So maybe if you talk about Reliance, I heard a story from a Reliance very senior executive कि one of my vendor came and he had a heart attack in my office, and the Reliance office took care of this guy end to end. So they took them to him to hospital. He was a vendor, he was not an employee, but still Reliance company took him to hospital, took care of all the expenses of his treatment, medical care and everything, and they ensured कि जो उसका loss हुआ है because now he is not available and his company would be suffering, they even compensated that loss to that vendor. So these stories stay. So this is how you create a brand. So that's a long, काफी complex चीजें हैं, काफी चीजें हैं इसमें जो एक ब्रांड के लिए आपको करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि it's just a name. But the way you explain with the 2 examples, I think that itself explains a lot about employer brand. But do you think, is there any rule book for the employer brand, or thumb rules or some steps so that anybody or everybody can be a brand? Okay, देखिए इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि ब्रांड क्यों बनानी है. कई बार ज़रूरत ही नहीं है ब्रांड की, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. Okay. अगर मैं एक चाइनीज़ टॉर्च खरीदने जा रहा हूँ और मेरा पर्पस ही यही है कि मेरे को 3 दिन के लिए कोई टॉर्च चाहिए, I will just go buy any torch, right? I will not look for Everready as a torch. Okay. I will not buy Philips. I will say, just give me a torch which I will use for a while and I will throw it down. So for that company, they don't need a brand. Why should they even focus on working out a brand? They should focus more on their marketing. They should focus more on their sales part. Yes. So recruitment में या employer के साथ भी ऐसा होता है.
भाई मुझे अगर ब्रांड बनानी है तो मैं क्यों बनानी है, मुझे हर जगह भी ब्रांड बनानी है ये भी ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। जैसे अगर मैं जोमेटो हूँ तो मे बी मेरे दो एंगल हैं, एक मेरा जो डिलीवरी बॉय है जो मेरे साथ काम करता है, मेरा दूसरा एंगल है जो मेरा टेक टीम है जो मेरे साथ काम करती है। करेक्ट। दोनों ही अलग अलग ऑडियंस हैं, दोनों का वैल्यू प्रपोजिशन अलग है। जो पार्टनर है वो उसका वैल्यू प्रपोजिशन ये है कि मुझे शाम को कितना पैसा घर जाने में मिलेगा, उसको जो बेनिफिट्स हैं वो क्या मिल सकते हैं मैक्सिमम, ओवरऑल वो हमेशा हर चीज़ को उसको क्वांटिफाई करेगा। ओके। क्योंकि उसका जो टच पॉइंट है जोमेटो के साथ वो परमानेंट नहीं है, वो कल स्विगी हो सकता है, आज वो जोमेटो के लिए काम करे, कल वो स्विगी के लिए काम करे, उसके बाद दोनों ऐप हैं। कोई है जो स्टूडेंट है जो शाम को 2 घंटे के लिए काम करता है जिससे उसका पॉकेट मनी निकला है, तो वहाँ पे वैल्यू प्रपोजिशन इज डिफरेंट। लेकिन बट व्हेन जोमेटो गोज टू आईआईटीज तो उसके लिए वहाँ पे ब्रांड बनानी है। तो आपका ऑडियंस अलग अलग है, आपको उस हिसाब से अपनी ब्रांड को क्रिएट करना है। ओके। राइट, और वहाँ से आपको रिक्रूट करना है। तो रिक्रूटमेंट, कई बार आप रिक्रूटमेंट करने के लिए, जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मूवीज आती हैं मार्केट में, तो कुछ मूवीज होती हैं विच स्टेज, आपको मालूम है भाई शोले है, कुछ मूवीज हम आपके हैं कौन है, अभी जैसे DDLJ है, 3 इडियट, ये एक ब्रांड है, बन गई है। जैसे आपने ये रोहित शेट्टी की मूवीज हैं, इट्स अ ब्रांड, गोलमाल 3, गोलमाल 2, इट्स अ ब्रांड। सो वो ब्रांड बिल्डअप कर रहे हैं उस पर, उसके इंटरव्यूज देते हैं 1 साल 2 साल आने से पहले ही। लेकिन कितनी सारी मूवीज हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, दे मेक मनी एंड दे गो आउट। करेक्ट। वहाँ पे वो ब्रांड नहीं होती, वहाँ पे क्विक मार्केटिंग होती है। सिर्फ 2 वीक के अंदर वो उसका हाइप क्रिएट करते हैं, 2 वीक में ऑडियंस को थिएटर में लेके आते हैं, 3 वीक्स के अंदर वो बाहर हो जाते हैं। Amazing. This is how it works in employer also. So today, if I have a very strong brand for my audience, let's say investment banking, I have a very strong brand among this audience, but suddenly somebody says कि for BPO you recruit another 2,000 people. No, I will not dilute my brand. I will say ठीक है fine, let it be. In parallel, I'll go with my marketing process. I will run my campaign, hire my BPO audience, bring them inside my company. I'm good. तो अगर कोई इसको समझता है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी वो ब्रांड का ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकता है कि व्हाई डू दे नीड अ ब्रांड एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट। बट व्हाट आई फील, एज यू सेड, इट इज़ नॉट फॉर ऑल, एंड ज़रूरी नहीं है सभी के लिए ब्रांड के पीछे भागना। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने बताया। बट व्हेन आई सी इस अगर मैं इंडस्ट्रीज़ वाइज जाती हूँ तो फॉर एग्जांपल MNCs को ब्रांड बनाने के लिए it requires a lot of money, it requires a lot of efforts. But similarly, when I talk about the 90% of the market who's contributing to Indian economy, which is MSMEs and startups, इनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है ब्रांड बनाना और अपने एम्प्लॉयर ब्रांड पे काम करना, क्योंकि इनके पास फंड क्राइसिस होते हैं एंड दे हैव द लिमिटेड फंड, द लिमिटेड टीम। तो इन कंपनीज को विदाउट फंड हाउ यू कैन बी अ ब्रांड? दिस इज इंटरेस्टिंग आई गेस। मुझे लगता है कि it's a kind of catch-22 situation, क्योंकि what happened with most of the startup, most of the founders and the employees, they come from these MNCs or large companies. They might have worked there. Correct. And when they come and starting something on their own, they are still in the awe of where they were. Yeah. Right? Ideally, there is no point competing with the large companies or MNCs for one reason, like you are a startup. Right? So it's completely, so their approach, so at the end of the day, it's about employer brand, right? It means how many people you want to recruit, how do you want to recruit, you want to attract best talent who should come to you, you want to retain the best talent. These are the objectives. Employer brand is a tool. True. Right? So a large MNC may need to retain 5,000 employees, need to hire 200, 300 employees in a year. But maybe a small company like you might be hiring only 10 to 15 people. True. Maybe in a year. Yeah. So what I very strongly believe, if you are a startup, right, and you have limited scale in terms of resources, money, people, then the best thing is stay intact, find out your target audience. So the way, just look at few of the startups, how did they work initially? So let's say
you look at, let's say, for Oyo founder. So when he came in, you know, he had a small team. So what he did, he looked for people he already worked with before, or he knew them through connects. And he explained them what he is doing, and he attracted talent through his own personal equity. If you look at most of the startup founders like Bhavin from Ola, what he did right from the beginning, most of his batchmates were from his IT days or IM days, right? So you'll go to any founder and you will figure out most of his batchmates are coming from his own school. Correct. Because they trust him, they know that because they have seen him for 4 years, 5 years in engineering or management education, and they know कि ये बंदे में दम है, इसमें आग है, इसके साथ चलते हैं, हम भी आगे निकल जाएंगे. Wow. And then it's about कि भाई कितना उसमें रेज हुआ है, क्या हुआ है. तो मुझे लगता है then there are two kind of startup. एक तो इस तरह का स्टार्टअप है जहाँ पे आप फंड रेज कर रहे हो. Then I'm sure छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, MSME होती हैं, जो किसी ने लगाया है, अब उसको फिर भी, लेकिन उसको टैलेंट तो अच्छा चाहिए, उसने भी किया है, तो उसको वहाँ पे जाके अपना छोटा ऑडियंस को पिक करना चाहिए, नीश ऑडियंस. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ MSME, क्योंकि आप इंदौर से हैं तो वहीं का एग्जांपल लेता हूँ. पीतमपुर में एक MSME है जो मान लीजिए कि किसी कंपनी के लिए एक छोटा सा गियर बॉक्स बना रही है. ठीक है. सो अगर उसका जो फाउंडर है वो, दे कैन ऑलवेज लुक एट कॉलेजेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइक GSITS, or maybe Medicaps, if not GSITS or IIT. Let's look at Medicaps as a college. Go for the alumni. Look at if there is any alumni event happening, sponsor the event, right? So there are so many ways you can figure out your niche, you can figure out where your talent lies, and then you can create your own I would say brand, or maybe your own pedigree in terms of how to get people. Right. Another important part here is you should also know how to educate people about you. Correct. Right? So the world has changed. So let's say if I want to buy a car cleaner, I don't know which is a good brand in car. Do you know? I don't know. Nobody knows. Yeah. But once you go to Amazon and you look at कि भैया कौन सा कार क्लीनर है, suddenly you figure out there are 20 car cleaners, आपको रेटिंग मिल जाएगी उसमें. And then after 2 days if I'll ask you which one is the best car cleaner in the world, you will tell me 1000 options. Okay. क्योंकि आपको उन्होंने एजुकेट किया कि वो, जबकि आप 2 दिन पहले उनके बारे में जानते भी नहीं थे. Correct. यहाँ पे एम्प्लॉयर ब्रांड में यही काम करता है. आपको टैलेंट आपको भी जानता नहीं है, आप कहीं बैठे हो, आप किसी बानेर के किसी योगी पार्क के लेन नंबर 4 के 4th फ्लोर पे बैठे हुए हो, नोबडी नोज यू. राइट. लेकिन जिस दिन आपको वो टैलेंट जो आपका टैलेंट है, या तो आप उसके पास पहुंचो, जो आज के डेट में काफ़ी आसान है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, वी नोज हाउ टू डू इट, और या वो आपके पास पहुंचे, क्योंकि मान लीजिए आपको, लेट्स अज्यूम आपको सीक्वल के अंदर कोई जॉब ओपनिंग है और आप चाहते हो कोई पुणे का आदमी हो और वो उसको भी कोई सीक्वल में जॉब चाहिए, उसने वहाँ डाला और आपका एडवर्टीजमेंट उसके पास आ गया फॉर एग्जांपल, या ही वुड फिगर आउट कि दिस इज अ कंपनी. वहाँ पे आपको उसको एजुकेट करना है. आपको आपका कंटेंट जो है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए. आपकी वेबसाइट पे आपके वीडियोस अच्छे होने चाहिए, आपकी कंपनी का कल्चर वहाँ पे डिफाइन होना चाहिए. अगर वो सब वहाँ है, वो देखेगा ये तो अच्छी कंपनी है, मुझे यहीं काम करना है. कौन काम करना चाहता है 4th फ्लोर जिस पे 2000 लोग बैठते हैं? दे वांट कि 4th फ्लोर में जिसमें 20 लोग बैठते हैं पर वो मेरे जैसे होने चाहिए. करेक्ट. सो मुझे लगता है ये मुश्किल नहीं है. इट्स अ एंड यू आस्क अबाउट द मनी, ट्रस्ट मी, marketing, at least employer branding, is a zero budget game. Really? Exactly. Even in the large companies, you don't need budget. It's very simple. Let's say for me, look, मैं talent acquisition का, मतलब अगर simple भाषा में बोले, मैं recruitment का आदमी हूँ. मेरा काम है recruit करना. मैं कई तरह से recruit करता हूँ. मेरा एक major channel होता है कि मैं vendor के through लेता हूँ. अब मैं vendor partner से usually मैं 20-25%, 30% hiring करता हूँ. मैं एक बड़ी कंपनी हूँ. तो मान लीजिए मैं हर महीने 60 to 70 people I take it from my vendor partner, and I pay, let's say, 11 to 15 lakh rupee, just an assumption, to my partner. Okay. What I will do, I will decide कि out of this 25 people, 75 people I hire from vendor, I will reduce it to 50. And for 25 people who I hire from vendor, I will hire from my social media. Okay. Right? आप वहां से लोगे, आपकी जो कॉस्ट वेंडर पे जा रही है आप वो वहां इन्वेस्ट कर दीजिए. करेक्ट. रिस्क है क्योंकि एक दिन में रिजल्ट नहीं आते, टाइम लगता है, बहुत से लोगों को आता भी नहीं, करना कैसे है. करेक्ट.
अगर सही तरीके से करें तो वहाँ पे रिजल्ट आता है। So what I feel, while discussing on employer branding, क्या employer branding किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ हायरिंग एंड रिटेंशन में ही हेल्प करता है या फिर कुछ और चीज़ें भी हैं जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग शायद बिजनेसेस को हेल्प कर सकता है? आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्पेशली व्हेन वी लुक एट न्यू एज बिजनेसेस लाइक आईटी, तो यहाँ पर आपको बिजनेस मिलता ही इसलिए है कि आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं। करेक्ट। भाई मैं जब किसी कंपनी के पास जाता हूँ बिजनेस लेने के लिए, तो मेरी पिच ही यही होती है कि मेरे पास ऑलरेडी आई हैव 50 पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दिस स्किल एंड दिस इज हाउ आई गेट बिजनेस, दिस इज पीपल बिजनेस, राइट। अब यहाँ पर अगर वो जो एम्प्लॉयर जो मेरा क्लाइंट है उसको मालूम है आई एम वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर, people even my people in my company wants to work for you. Okay. So I have so many clients from whom I hire. I go and hire. I tap their talent, and I have so many clients I work with. They are working with me today. Okay. So I'm talking about e-clerks, right? So अगर आपकी ब्रांड इतनी स्ट्रांग है जहाँ पर आपका क्लाइंट खुद चाहता है कि वो आपके साथ आके काम करे, तो गेटिंग बिजनेस इज वेरी इजी। और ये सभी जगह है। आई थिंक इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट टुडे। आई रिसेंटली वी हर्ड एन एग्जांपल, वहाँ पे एक इंडियन बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन बैंक का वेरी सीनियर मैनेजर, ही वाज ऑन अ कॉल, वर्चुअल कॉल पे था, एंड वो जिस तरह से बात कर रहा था अपने एम्प्लॉय से, इट वाज नॉट राइट वे टू एड्रेस। कुछ सेल्स का चल रहा था, नॉर्मल डिस्कशन। सो वहाँ पे जब वो बात आई, I think it would have hurt their employer brand very badly. Okay. So what happened today, one of the other challenges today, like it's being told long back, कि all the companies will be IT companies over a period of time, no matter what you do. Oh. So it means there's a lot of cross industry hiring. So अगर कोई manufacturing company है, तो it doesn't mean they don't hire IT people. 100%. They don't hire sales people. They hire people from other cross industry as well. Correct. So with this kind of message, let's say if I am from IT और मुझे लगा कि उस बैंक के अंदर ये बिहेवियर है, तो आई विल नेवर गोना जॉइन दैट बैंक बिकॉज आई वुड बी लाइक, आई डोंट नो अबाउट इंडस्ट्री, मुझे नहीं मालूम वो इंडिया का बड़ा बैंक है। ओके। तो अगर मैं इंडस्ट्री से हूँ तो ठीक है, मे बी आई नो कि हाँ इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस, सेल्स में इसी तरह से बात करते हैं, लेकिन क्या वो IT वाले को मालूम है कि इस तरह से बात करते हैं? मतलब दिस बैंक विल लूज आउट ऑन टैलेंट फ्रॉम अदर इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द वे वी आर गोइंग फ्लैट, पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्किल्स आर बीइंग हायर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। आप अगर एक सही ब्रांड नहीं बना रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स, आपका टैलेंट, ये सभी आपसे दूर चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वाह। कुछ आपको लगता है कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करते टाइम हर एक एम्प्लॉयर को ध्यान में रखना चाहिए कि ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है? सबसे पहले तो उनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादातर लोगों के पास एम्प्लॉयर ब्रांडिंग या सोशल मीडिया पॉलिसीज़ कंपनीज़ की हैं, और है तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है। इसको लेके मेरा एक है, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा कार चलाते थे, और तो मैं देखता था बड़ी अच्छी कार चलाते थे, राइट। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम कार खरीदी नई और मैंने पापा को दी, मैंने चलाते हैं, पापा बहुत फास्ट चला रहे थे। मैंने, पापा इतनी फास्ट क्यों चला रहे हो, मतलब ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए। वो तो अरे इसके अंदर तो ब्रेक है। ओके। सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड बाय दिस आंसर, बट आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इज कि यू कैन ड्राइव फास्टर व्हेन यू हैव बेटर ब्रेक्स। करेक्ट। दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। सो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयर ब्रांड जो होती है, इट्स अ डबल एज सॉर्ड। मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे डोंट परस्यू इट एक्टिवली बिकॉज दे आर वरीड अबाउट द एक्सपोजर, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी जो कुछ गड़बड़ जो हम करके बैठे हैं या कर रहे हैं वो सामने आ जाए। Okay. तो वो वहाँ पे दे फील वेरी, दे रिस्ट्रिक्ट द वे दे शुड एंड दे दे नीड टू डू। सो अगर वो सही पॉलिसी बनाए, दे नो कि कब अगर कोई सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ बोल रहा है, इमीडिएटली उस पर एक्ट कैसे करना है। हमारे एम्प्लॉय ने अगर कोई गलत चीज़ सोशल मीडिया पे या ब्रांड डिस्कशन में या एडवोकेसी के टाइम पे अगर वहाँ पे डाला है ऐसा, इमीडिएटली उस पर किस तरह से, ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉय को निकाल दो फिर कल से कोई कुछ डालेगा ही नहीं। करेक्ट। राइट। तो हाउ योर कल्चर विल गो आउट, हाउ पीपल विल नो यू आर द बेस्ट कंपनी। तो पहले, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, राइट। एक अच्छी पॉलिसी आपको बनाना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है डूज है कि आपका यू नीड टू हायर पीपल हु आर यंगर,
पर्टिकुलरली इन दिस प्रोफेशन फॉर सोशल मार्केटिंग. ठीक है, मुझे लगता है कि गेटिंग people even like me is not a good idea, especially in terms of execution. You really need people who are very young. They understand it far better than what we learned or what we understood out of so many years. Trending things. I think they understand what is happening in the market. In terms of don'ts, I would only say please don't go overboard. Be very genuine. Okay. अगर आप कोई भी ऐसी चीज बोल रहे हो वहां पे विच इज इंग्लिश या हिंदी, दोनों गलत है. अच्छा. अब इसका आप कोई भी मतलब निकाल सकते हैं. सुपर. बट मैंने देखा है कुछ कंपनीज बहुत अच्छा कल्चर फॉलो करती हैं, बहुत अच्छा कल्चर होता है उनका, रिटेंशन बहुत इजी होता है. रिटेंशन इजी होता है इसलिए हायरिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली फॉर रिप्लेसमेंट रोल्स, बट दे आर नॉट ब्रांड. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ब्रांड बनाने की इतनी ज़रूरत है नहीं. मतलब एंड इट्स एवरीवेयर. आप अगर अपनी नीश में जो भी आपका एक छोटा सा जो सर्कल है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए आपके 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, आपका जो एट्रीशन है वो 2% है, कुछ जाता नहीं है. अ गुड internally you are growing leadership and you are good, you are also growing fast, everything is there, fine. You just try to figure out what is, again, as an employer, now there are two things here. One, you are hiring talent from outside. Correct. Two, you want to retain your talent. क्या उनके अंदर वो belongingness है? और जब वो बाहर जाते हैं और वो बोलते हैं कि I work for this company, are they able to really tell them that this is one of the best company I work with? अगर आप ये सारी चीज़ों को, because over a period of time you also need to address these things. Wow. So मुझे लगता है कि जैसे पर्सनल ब्रांडिंग आजकल इंपॉर्टेंट हो गई है. लाइक इफ आई एम ऑन इंस्टाग्राम, इफ आई एम ऑन लिंक्डइन, इफ आई एम ऑन फेसबुक, द वे आई पोर्ट्रे माई सेल्फ, एटलीस्ट यू हैव टू डू द मिनिमम. नाउ यू कांट गो बिलो द मिनिमम. बेसिक्स अगर आप उतना भी कर रहे हो, आपको अगर हायरिंग के लिए जरूरत नहीं है, डोंट डू इट. देन डोंट डू मार्केटिंग. बट ब्रांडिंग इज समथिंग, इट्स अबाउट यू. People should know who you are if you are in a company. True. People from outside are working in your company. Your vendors are working. So अगर मैं as a vendor, if I work for, like I worked as a vendor for a very long time. अगर मैं किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करता हूँ जिसकी ब्रांड है, it helps me. Of course. उसका लोगो मेरी वेबसाइट पे जाता है. Of course. Right. So and that's why people pay on Naukri.com. People pay more than 1 CR just to put logo on the homepage of Naukri.com. Right. So मुझे लगता है कि इसको अंडर एस्टिमेट करना इज समथिंग इन अ लॉन्ग रन इज नॉट अ ग्रेट आइडिया. एम्प्लॉय ब्रांडिंग की जो एग्जिस्टेंस है वो हायरिंग में ऑफ कोर्स हेल्प करती है, बट डू यू थिंक एज वी हैव स्टार्टेड हायरिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिंस AI केम इनटू द पिक्चर, तो ये हायरिंग जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जो ट्रेंड बना हुआ है, उसमें इसका यूज़ रहेगा और इट विल बी लाइक नो यूज़? बहुत रहेगा. मतलब मुझे लगता है यही फ्यूचर है, वेरी क्लियरली. मतलब इसको मैं एक आपको प्रोसेस से समझाता हूँ कि लास्ट टाइम आपने ब्लूटूथ स्पीकर कब खरीदे थे? लॉन्ग बैक. जब खरीदे थे तो कैसे खरीदे थे? ऑफ कोर्स द ब्रांड देख के. अब अमेजन पे गए थे, आपने जाके देखा था कौन सा अच्छा है, आपने खरीद लिया. लास्ट टाइम किसी ने आपको कभी आके ब्लूटूथ स्पीकर बेचे थे? नहीं बेचा ना. आप या आपने अगर फिजिकली भी खरीदे होंगे तो आप यूजुअली यू गो टू सम वेबसाइट एंड यू बाय इट. सो यूजुअली व्हाट हैपन, इट्स अ वन टच हायरिंग प्रोसेस नाउअडेज. ठीक है. Correct. जहाँ पर आप जाते हो, एजुकेट होते हो प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड को समझते हो, रिव्यूज को देखते हो और आप उसको खरीद लेते हो. Okay. अब आप इसको रिक्रूटमेंट के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए. वन टच रिक्रूटमेंट. मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम क्या करते हैं, बिकॉज इट विल बी टू मच ऑफ अ क्लेम एज एन ऑर्गेनाइजेशन टुडे वेयर आई एम वर्किंग. बट आप इसको एक ओवरऑल एक उस तरह से समझिए कि वन टच हायरिंग, इट मीन्स अगर आप बैठे हो और आप मुझसे बातें कर रहे हो कि योगेश अभी बहुत हो गया, आई वॉन्ट अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. 10 मिनट बाद आपको मेरी कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग की जॉब आपके मोबाइल में दिखाई देती है. ठीक है. 10 मिनट बाद आपको एक डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दिखाई देता है जो मेरी ही कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि आप इस सर्टिफिकेशन को अगर कर लेते हो तो मैं आपका 100% इंटरव्यू के लिए लाइन अप कर दूंगी. हाउ कम? नहीं, द वे आई हैव क्रिएटेड अ प्रोसेस. ओके. यू विल गेट अ मैसेज सेइंग हाय, eClerx is offering a digital marketing 2-hour workshop. After this
Our recruiter will connect with you for the opportunities in digital marketing. Okay. एक स्टूडेंट के लिए अगर वो चाहता है तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. Of course. वो इमीडिएटली आएगा डिजिटल मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, वो उस कोर्स को करेगा. करने के बाद ही अचानक उसको मैसेज आता है कि भाई आप थैंक यू फॉर डूइंग दिस, यू हैव डन इट सक्सेसफुली, यू गॉट 90% मार्क्स है, वेरी गुड, व्हाई डोंट यू डू दिस असेसमेंट, एंड वंस दिस इज डन योर इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड एंड जस्ट सेलेक्ट दिस, एंड वंस ही वुड हैव डन द असेसमेंट, उसके बाद उसको वहाँ पे इंटरव्यू के स्लॉट्स मिल जाते हैं. चूज एनी स्लॉट फॉर इंटरव्यू. वो इंटरव्यू स्लॉट सिलेक्ट करता है, उसके बाद उसको कॉन्फर्मेशन आ जाता है दिस इज द डे व्हेन योर इंटरव्यू विल हैपन एंड दिस इनवाइट विल गो टू माय हायरिंग मैनेजर, जो उसका इंटरव्यू लेगा, या मेरा रिक्रूटर जो उसका एचआर इंटरव्यू लेगा. वो लोग वहाँ से इंटरव्यू करते हैं इमीडिएटली 20 मिनट्स के पहले मेरा एचआर वाला करेगा, वो उसको ठीक लगा तो उसका बीआई इंटरव्यू के लिए उसको अपने आप ही, एंड दी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, वी आर यूजिंग कैलेंडली फॉर दिस. सो वहाँ से उसको दिखेगा कि भैया ये वाला वो सिलेक्ट करेगा स्लॉट की, कल रात को उसको 11 बजे इंटरव्यू करना है, वो 11 बजे करेगा. इंटरव्यूअर आएगा, उसका इंटरव्यू लेगा, मान लो इंटरव्यू नहीं आता है, रीशेड्यूल हो जाएगा, फिर से वो स्लॉट सेलेक्ट करेगा, उसका इंटरव्यू हो जाएगा, वो कहेगा कि ठीक है ये हो गया, वहाँ से उसको ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा कि यू आर नाउ शॉर्टलिस्टेड, प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स. Okay. So once the document will come, somebody from my BGV team will check the documents, the job is done, offer will gonna be rolled out, and maybe somebody will call for salary negotiation. So this is a one-touch hiring process. So simple. Can we do it today? Yes. We have process System in place. So why are we thinking about future? Okay. I can do it today. I'm doing it today. Wow. Interesting. And do you think talent acquisition में networking help करता है students को? ये इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है इट्स सब्जेक्टिव जो आपने पूछा, एक स्टूडेंट की नज़र से अगर देखा जाए तो देखिए एक्चुअली ना मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ. जब बात स्टूडेंट की आती है, मेरे ख्याल से हम पहली बार इस टॉपिक को लेके आए हैं यहाँ पे. आई डोंट नो कितना टाइम है हमारे पास, पर इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेना चाहता हूँ कि देखिए मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम जो जब मैं स्टूडेंट्स के साथ होता हूँ काफ़ी, बिकॉज कोई कैंपस में भी मैं हायरिंग करता हूँ, तो एम्प्लॉयर क्या करता है ये मैंने आपको अभी तक बताया है. कहीं ना कहीं मुझे एक एज ए स्टूडेंट खुद भी लगता है कि हम जॉब चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं ये नहीं मालूम होता. करेक्ट. राइट. तो मैं नेटवर्किंग करना चाहता हूँ, जॉब चाहता हूँ, ये ठीक है, बट आप क्या करना चाहते हो पहले तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है. अभी ये प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ भी है कि उसको नहीं मालूम क्या करना है, उसको बताने वाला भी कोई नहीं है क्या करना है, और वही चल रहा है कि ये कोर्स कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और इससे सब कुछ हो जाएगा. राइट. लंबा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक दिन में सॉल्व भी नहीं होगी, मुझे ऐसा मेरा मानना है. बट एक स्टूडेंट क्या कर सकता है इसमें कि पहले वो डिसाइड करे कि उसको जो भी वो करता है, अगर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है तो वहाँ पे वो क्या करता है, तो उसको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए. जो बहुत आसान है. अगर वो सिंपल एम्बिशन बॉक्स पे चला जाए और वहाँ जाके देखे कि क्या रोल्स हैं, क्या कितने तरह के डेजिग्नेशन है कंपनी में, वो क्या करते हैं, बड़ा आसान है. वो फिश बाउल पे चला जाए, वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं कि हर कंपनी के लोगों का, वो कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय भी उसमें डिस्कशन करते हैं एनोनिमसली, तो वहाँ बहुत कुछ पता लगता है उस कंपनी के बारे में. तो एक बड़ा चैलेंज है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंपनी के नाम तो जानते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कि इन्फोसिस बीपीएम और इन्फोसिस में क्या अंतर है, और या इन्फोसिस कंसल्टिंग में क्या अंतर है. ये तीन के बारे में उनको लगता है ये इन्फोसिस, उनका बिजनेस मॉडल नहीं पता है बेसिकली. काम के अंदर का काम अलग अलग है. भाई बीपीएम एक अलग काम करता है, वो थिंक सम पीपल फील कि बीपीएम इज अ बैड प्लेस टू गो, राइट, बट इट्स नॉट अ केस. वहाँ पे देयर आर फ्यू वेरी नीश रोल्स विच आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स देयर. तो एक तो सबसे पहले ये है कि वो R&D नहीं करता है, और ये कई बार जब आई थिंक यू आर इन रिक्रूटमेंट, तो कई बार व्हेन आई मीट माय वेंडर पार्टनर्स एंड एवरीवन, sometimes they ask me, sir, why don't you refer us to this company or that company? I said, do you really know what they do? Do you know the kind of roles available in those companies? आप तो रिक्रूटर हो, आपको तो मालूम होना चाहिए. तो मुझे लगता है पहले स्टूडेंट्स को जाके ये थोड़ी मेहनत करनी चाहिए कि वहाँ पर काम क्या होता है कंपनी में. एक बार जो काम होता है उसके बाद उसको वहाँ जा उससे रिलेटेड उसको क्या लगता है कि कौन सी जॉब उसके लिए सुटेबल है. वो गलत भी हो सकता है, पर लेट हिम एटलीस्ट टारगेट समथिंग ना. भाई अगर मैं टारगेट ही नहीं करूँगा कि मुझे क्या एम करना है, तो
पर्पस क्या है, फिर तो मैं कुछ भी करूंगा। करेक्ट। तो लेट्स हैव फ्यू टारगेट, लेट्स से यू टारगेट 10 कंपनीज। तो जैसे मैं अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट था, उसको बता रहा था, ही वाज आस्किंग मी, तो मैंने कहा एक काम करो, तुम्हें कहाँ जॉब चाहिए, पुणे में चाहिए? बोलता हाँ पुणे में चाहिए। मैं तो एक काम करो, पुणे में 3 तरह की कंपनीज बना लो, 20 स्टार्टअप ले लो, 20 मिड टीयर ले लो, 20 बड़ी कंपनी ले लो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, नेटवर्किंग पे। मैंने कहा आप क्या करो, आप ये 20 जो कंपनी है ना, इनके जो हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन है या हेड ऑफ रिक्रूटमेंट है, एचआर नहीं, ओके। रिक्रूटमेंट या टैलेंट एक्विजिशन, उनको लिंक्डइन पे 20 को 60 को सर्च करो, कोई तो मिलेगा। ऑफ कोर्स। और उनको एक 3 लाइनर्स भेजो, लाइक अ स्मार्ट 3 लाइनर्स, just a simple one, saying कि hi, I am working in this technology, yeah, I have experience in doing financial and accounting, and I would like to build my career in investment banking. Do you think you can help? Wow. This is more than enough than sending your CV. Nobody opens your CV. Right. Mark my words. Nobody has time to open LinkedIn CVs for sure. Agree. Right? Maybe ATS में आते हैं, automatically parsing होती है, वो अलग गेम है। लेकिन फिजिकली लोग सीवी जब तक नहीं खोलेंगे तब तक उन्हें कंफर्म नहीं होगा दिस इज अ रिलेवेंट सीवी। तो पहले आप खुद को रिलेवेंट बनाओ। सो लेट्स अज्यूम समबडी से आई डोंट हैव जॉब फॉर यू, और हे दे वुड नॉट रिस्पॉन्ड, व्हाई डोंट यू राइट बैक टू देम एंड से कि ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ you have a right job for me or I'm targeting a right job, but I'm a fresher. Why don't you tell me if I should even apply to your company or not? Wow. Ask. What is wrong in asking these things? They will say no. You are a student, na? They will say no. Fine, leave that company. अभी 60 companies थोड़ी है. There are 1600 companies in Pune. आपके पास तो choice है. Correct. So मुझे ऐसा लगता है कि networking is important, but you need to be very targeted. अगर आप सही messaging करते हैं और immediately आप अपना choose, मतलब you don't waste time and with one company, one kind of people. No. You know, just eliminate the options which is not for you. Oh, wow. And you reach to your 10-15 good options, you are good to go. कुछ तो हो ही जाएगा। होगा ही। Look, there's no dearth of jobs. You know there are no dearth of jobs. Yes. बहुत जॉब्स हैं। Important ये है। और दूसरा मुझे लगता है कि you should not also be very very choosy as well, at least in the beginning of your career. अगर आपके मनपसंद का काम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बड़ी अच्छी बात किसी ने मुझसे कही थी कि 2 तरह के लोग होते हैं, कि एक जो वो करना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, वो बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, पर वो लोग जो वो करते हैं जो दुनिया को ज़रूरत है, वो कमाल करते हैं अपनी लाइफ में। Wow. तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है कि वो करो जो इस दुनिया को, कंपनी को, लोगों को ज़रूरत है। आपको जो पसंद है वो कर लेना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। So I think which you said it is completely right and मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल होगा फॉर द स्टूडेंट्स जिनको टारगेटेड कंपनीज को कैसे टारगेट करना है और कैसे एलिमिनेट करना है। ये बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू अप्लाई। मैं अगर पूछूं, कई बार स्टूडेंट्स स्पेशली कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयर से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड इसके अराउंड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो क्या हैं और क्यों हैं? एम्प्लॉयर से एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉयर वो उनकी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। तो आप एम्प्लॉयर से भी एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कैसे चलेगा? पर हाँ, मतलब आई डोंट नो इफ आई गेट योर क्वेश्चन राइट, बट सो लेट मी जस्ट बिल्ड अप, बट डू यू वुड लाइक टू elaborate on this, like maybe a little? See, misconceptions in terms of the candidates having from employer कि you know ये होना चाहिए at the job, at the company. There are you know आज fancy world है ना. So look, मुझे लगता है कि I understand, you know, there are certain expectation because especially if you look at Gen Z, they have seen their mother father working for few of the best companies. भाई लुक, आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ आपके मम्मी पापा या इस तरह का एक्सपोजर कभी नहीं था, पर उन्होंने देखा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उन्होंने देखा है कि उनकी मॉम घर से काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम है, एंड सडनली वो जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कहते हैं बेटा आ जाओ काम करो, रोज़ ऑफिस आना है, ठीक है, ओवर टाइम करना है या ज़्यादा काम करना है, कभी कभार सैटरडे को भी आना है। पर अभी वो जब अपने मम्मी पापा को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि दे आर लिविंग अ लिटिल easy life, right? They have weekends, they take a lot of offs, they have a lot of flexibility. पर वो ये भूल जाते हैं कि भैया वो पीछे से आ रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि मिसमैच है, इवन वी एक्सपीरियंस इट, क्योंकि स्पेशली विद द जेन ज़ी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस कल्चर एंड व्हेन दे कम इन द जॉब दे नो even sometime even more than us, because they might have experienced it, plus in their colleges so many companies are visiting, so they have that kind of exposure. Correct. अगेन मैं इसको थोड़ा दूसरी तरीके से अप्रोच करता हूँ, क्योंकि कई बार जब हम इस तरह की बात करते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन है, ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बहुत छोटी ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं. करेक्ट. हमारा देश बहुत बड़ा है. बिल्कुल. वी हैव 150 करोड़ पीपल. अभी भी लिटरेसी रेट इज नॉट 100%. राइट. Still 30,000 per month is a salary not more than 5% of the people are earning. I'm saying 5%. Almost 95% of the people who are working, they earn less than 30,000 per month. Oh my God, this is surprising number for me as well. Please you go and check these numbers. Wow. So हम लोग जब हम बात करते हैं 10 lakh salary, even in my company or any company where I've worked, 30,000 plus salaries, you just find people. It's not, अभी भी इंडिया का जो majority of the population working in fancy offices, they don't have the salaries we usually talk on the road, right? It's not a case. So certainly इंडिया में salaries बढ़ी हैं, but वही expectation पे आपके सवाल पे आता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हम छोटी ऑडियंस को एड्रेस करते हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अर्ली जो टैलेंट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं होती है. और अगर वो है तो वो ठीक भी नहीं है एज अ कंट्री, क्योंकि इफ़ यू लुक एट एग्जाम्पल्स लाइक जापान एज अ कंट्री, दे वर्क 6 days a week for very very long time. They moved to 5 days very recently. So और कितना हार्ड वर्क वो लोग करते थे, मतलब these stories are there, right? I would not like to get into it. लेकिन एज अ कंट्री इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग इज स्टिल नॉट इन द मेन स्ट्रीम. अभी भी हमारा सर्विसेज सेक्टर इज द बिगेस्ट सेक्टर जहाँ से रेवेन्यू आता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं या जो एज ए इंडस्ट्री प्रोफेशनल, कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग इन द कल्चर जहाँ पर रेदर देन दिस कि मुझे क्या मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट ऑफ आवर कंट्री वेयर वी आर. सो पहला तो ये. दूसरा, मेरे को ये भी, मुझे पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पर जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो वो एक्सपेक्टेशन बीच में नहीं आनी चाहिए. मैं भी रिसेंटली एक कॉलेज में गया था, तो वहाँ पे टीचर्स को प्रॉब्लम चल रहा था. पुणे में है एक कॉलेज, अखबार न्यूज़पेपर में भी आता है कि सैलरीज का प्रॉब्लम है, ये है वो है, एंड दे इन्वाइटेड मी. सो व्हेन आई वेंट देयर, आई मेट द प्रोफेसर्स हु आई नो फ्रॉम वेरी लॉन्ग. आई आस्क्ड देम, सर आपके यहाँ तो बड़ी न्यूज़पेपर में आ रहा है आजकल. बोलते सर आई नो ये आ रहा है, लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं ना सर, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है. क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो वो हमारा काम है, उसको तो हमें 100% करना है, और सही लैंग्वेज में बोला जाए तो वो उनका कर्तव्य है. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि आपको अंतर समझना पड़ेगा कि एक जब कोई इंडियन आर्मी में कोई जाता है व्यक्ति, वो उसको सैलरी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, लेकिन जब वो वहाँ लड़ता है एंड गिव इट सुप्रीम सेक्रीफाइस, तो वो ये नहीं सोचता है कि पीछे उसे क्या सैलरी मिल रही थी, उसे छुट्टी मिली थी या नहीं मिली थी, वो भी काम कर रहे हैं. अब आप कहोगे इंडियन आर्मी का एग्जाम्पल गलत है, तो जब ताज होटल के अंदर हमारी ही तरह कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि उनके गेस्ट वहाँ आए हुए थे उनके लिए. सो कई बार जब आप काम करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है आप क्या कर रहे हो और उसको 100% कर रहे हो. आपकी एक्सपेक्टेशन है, इट विल बी एड्रेस्ड डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हैं, क्या हो रहा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है काम. क्या आपके पास काम है? सबसे पहली बात, आपके पास अगर काम है तो आप उसे कितना अच्छा कर रहे हो. क्या आप उसे उतना अच्छा कर रहे हो जो ताज के एम्प्लॉय ने किया था, जो इंडियन आर्मी वाले करते हैं, या वो यहाँ के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, आधी मिल रही है, वो फिर भी कर रहे हैं. अगर आप ऐसा कर रहे हो और फिर आप कुछ मांग रहे हो तो ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं, आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो, जस्टिफाइड है. पर सबसे इंपॉर्टेंट है काम, मुझे लगता है. तो मुझे लगता है एक स्टूडेंट, एक अर्ली टैलेंट तो 100%, इवन फॉर अस, अगर हमें काम करने में मज़ा आता है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, ओके, इट विल कम. मुझे लगता है शायद हमको ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कि एम्प्लॉयर की उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है.
ऐसी कौन सी 3 मेजर एक्सपेक्टेशंस है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से या फ्रेशर से एक्सपेक्ट करता है कि ये तो आना ही चाहिए या ये तो होना ही चाहिए? मैं शुरुआत करता हूँ कि वो क्या एक्सपेक्ट नहीं करता है। अच्छा, ठीक है, मुझे लगता है कि हर एम्प्लॉयर को मालूम है कि उसे कुछ नहीं आता है, क्लियर, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो हमें fake मालूम है तुम्हें कुछ नहीं आता, आप कितना भी बोल लो हमें मालूम है नहीं आता, ठीक है, ठीक है, तो वो तो क्लियर है, राइट। अब क्या एक्सपेक्टेशन क्या होती है? तो देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो होता है इंटेंट, कि आपका इंटेंट क्या है। आप इंटरव्यू देने आए हो, आप जॉब लेना चाहते हो, वेरी गुड, वी अंडरस्टैंड, आइदर इन कैंपस, आउटसाइड कैंपस, और मे बी 0 to 2 years रेंज में। when we know you don't know, now intent is very very important, whether you really want to do it, why are you here, is it just a stopgap arrangement for you, is this job important for you, so if it is important for you, आपने क्या रिसर्च की है, आप जानते हो कंपनी के बारे में, आप जानते हो हम क्या काम करते हैं, आपको अगर नाइट शिफ्ट में रुकना है तो आप रुकोगे क्या, आपको, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में होता है वो जॉब ज्वाइन करते हैं उसके बाद उनको छुट्टी चाहिए होती है क्योंकि उनकी बहन की शादी है, और जब वो इंटरव्यू में आए हुए होते हैं तो वो ऐसे दिखा रहे होते हैं कि जॉब नहीं मिली तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है इंटेंट, और इंटेंट ये नहीं कि आप बोल क्या रहे हो इंटरव्यू में, ये देखिए कई बार क्या होता है कि रिक्रूटर कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते। लोग, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, हम कितना भी बोलें हम बहुत गलतियाँ करते हैं, दिखाई नहीं देती क्योंकि स्केल बड़ी है। तो लेकिन हमें नहीं पता लगता कई बार कि आप क्या बोल रहे हो, हम आपको हायर कर लेते हैं आपके कहने पे, पर आप आगे जाते हो, आप फेल हो जाते हो, या आप ज्वाइन करते हो एंड यू फेल इन योर करियर, और आप शुरू में 1-2 साल गलती करते हो और 5 साल पीछे हो जाते हो अपने करियर में। तो आप अगर सही, आपका खुद का इंटेंट क्या है, वो एक एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन होती है जो आप क्लियरली कम्युनिकेट करो। कई लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो बोलते हैं मैं अभी 1 साल जॉब करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं MBA करना चाहता हूँ, वी लाइक इट, वी लव इट, राइट। हो सकता है हम आपको, वी मे नॉट लाइक इट, बट फाइन, एटलीस्ट नाउ वी नो कि आप क्यों हायर कर रहे हैं, हम आपको आगे कहाँ लेके जाना है आपको। सो एक तो मुझे लगता है इंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी इन वट एवर यू आर सेइंग बिहाइंड योर प्रोफाइल, मतलब बिहाइंड वट यू आर सेइंग। आप बोल रहे हो कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं काम करूँगा तो मैं तोड़ दूंगा टाइप्स, राइट। बट पीछे आपने क्या किया हुआ है? पीछे नहीं, मैं कॉलेज में तो मैं ज़्यादा, मेरी मतलब मैंने MBA किया है और मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। यार क्यों किया MBA? भाई आपने इंजीनियरिंग की, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, कंप्लीटली आई अंडरस्टैंड, पर इंडिया में जो MBA कॉलेजेस हैं वो इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, करेक्ट। व्हाट एल्स दे डू? और क्या सिखाते हैं? अगर आप Tier 3 कॉलेजेस को देखोगे, प्लीज आई डोंट नो आप इसको चलाओगे तो कहाँ जाएगा ये, सो बट इट्स इन माई पर्सनल कैपेसिटी। हाँ, तो वो अगर आप 2 साल MBA करने के बाद आपको एक अपने प्रोफाइल को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बस देन आई रियली नो दैट यू हैव नॉट डन अ हार्ड वर्क, सो आई नो हु यू आर। तो मुझे लगता है आप जो जहाँ से भी जो आपकी पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड आप बता रहे हो, वहाँ से आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आपकी जेन्युइननेस कितनी है, तो मुझे लगता है वो कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक द थर्ड इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप करना क्या चाहते हो, मतलब काम को लेके आपको जो स्किल वाला जो गेम है, दो स्किल इज, वी नो यू डोंट नो, बट डू यू अंडरस्टैंड द स्किल। जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि कार कैसे ठीक करते हैं, पर मैं साइकिल की चेन चलाना आती है नहीं आती है मुझे, ओके, ठीक है, कार का, हाँ, तो आपने वहां से शुरुआत की नहीं की। भाई मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई एम नॉट द बेस्ट प्लेयर, बट भाई आप कभी स्कूल में क्रिकेट खेले हो या नहीं खेले हो, या सीधे आके IPL ही खेलना चाहते हो? तो मुझे तो वो स्किल वाइज मे बी यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल, बट उससे जो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने कभी किया नहीं किया, और किया तो कैसा किया। मुझे लगता है ये 3 चीज़ें मोटा मोटा भी आती हैं, और इसमें भी 70% आता है, तो दिस इज मतलब मोर देन इनफ, चल जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, इतना तो हमें आता है तो हमारा हो जाएगा। So wow. It's very simple. I think, sir, it was very interesting to know you as well as the insights which you have shared with us. And मुझे लगता है ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
बहुत सारी कंपनीज मैंने देखी जो शायद जिन्होंने कभी उस पर्पस को आइडेंटिफाई नहीं किया कि मुझे ब्रांड बनना है, क्यों बनना है। हर उस एम्प्लॉयर के लिए who all are not very good brand but having the good culture and trying to be a brand, so उसके लिए क्या कॉस्ट है, उसके सारे इंसाइट्स, उसका क्या तरीका है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज है, उसके क्या स्टेप्स हैं, और आपको टैलेंट को हायर और रिटेंशन में कैसे हेल्प करता है। इन सारी इंसाइट्स को अगर आपको जानना है, इस पॉडकास्ट को देखना ना भूलें। स्टे ट्यून विद HR Scoop। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू Thanks so a lot, much for Deepika. the insights. I simply loved the one Done thing now? which I would like to share with you. No, podcast is going on. So the most important, the kind of examples you have shared, I think वो बहुत easy है हर उस बच्चे को समझने के लिए कि कितनी छोटी छोटी सी एक्सपेक्टेशंस हैं और हम बातों को कितना बड़ा बना देते हैं और चीज़ों को कितना डिफ़िकल्ट समझ के कोशिश भी नहीं करते उसको सीखने की। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप करियर में स्टक हो गए हैं या फिर आप उस कंपनी को चेस कर रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स आप सुनेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि कितना छोटी सी चीज़ है और इसको कितने इजी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल डिस्कशन एंड इट वाज रियली आज मुझे ऐसा लगा, मैं इतनी सारी MSMEs और कंपनीज़ के साथ काम करती हूँ, मुझे खुद पर्सनल लेवल पे बहुत सारी लर्निंग मिली एंड थैंक्स फॉर दैट। Thank you, Deepika. Thanks a lot. Thank you. Okay.